नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर दिया है। यूपी के लाखों छात्रों को नहीं मिली स्कॉलरशिप। एक आरोप लगाते हुए यहां पर ट्वीट किया गया है, जिसमें साफ उन्होंने लिखा है कि छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, आर्थिक कमजोर छात्रों को हो रही है मुश्किल। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें भारी मुश्किलों का छात्रों को सामना करना पड़ रहा है और कई परिवारों ने कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ने भेजा था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद से अब लगातार सियासत गरमाने की आशंका लगाई जा सकती है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने यहां पर ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर निशाना साध दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी के लाखों ओबीसी और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने की वजह से भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवारों ने कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ने भेजा था और अब फीस प्रतिपूर्ति न होने से उन पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से ये ट्वीट किया गया है यूपी के छात्रों को लेकर, जहां पर उन्होंने योगी सरकार पर ही निशाना साध दिया है और कहा कि छात्रों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और छात्रों तक स्कॉलरशिप नहीं पहुंच पा रही है। और उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। प्रदेश में कुछ शहरों में एक बार फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बाग और बुलंदशहर समेत लखनऊ में भी मास्क को अनिवार्य किया गया है। यूपी में पिछले एक हफ्ते से लगातार कोरोना के मामलों में ये बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी के बाद से राज्य सरकार ने एहतियातन ये फैसला लिया और उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार कोरोना के 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यूपी में 115 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 695 तक जा पहुंची। जनवरी के महीने के बाद ये पहली बार है कि जब प्रदेश में कोरोना के मामले इतनी ज्यादा संख्या में देखने को मिले। सबसे ज्यादा मामले दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में ही देखने को मिले हैं, जबकि यूपी के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में नोएडा में करीब 65 और गाजियाबाद में 20, लखनऊ में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। इससे पहले भी सीएम योगी ने एनसीआर और इससे सटे जिलों में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद अब नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत में फिर से एक बार मास्क को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही ये निर्देश भी जारी किए गए कि इन जिलों में जिनका भी टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें चिन्हित करके जल्द से जल्द टीकाकरण किया जाए और जिन लोगों में इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं, उनकी फौरन जांच हो। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जो ट्रस्ट की जो बड़ी राहत है उसको मिल चुकी है। यहां विश्वविद्यालय बनवाने के लिए अधिग्रहित जमीन सरकार को लौटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल अगस्त में अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने करीब 12.5 एकड़ छोड़कर बाकी 450 एकड़ से ज्यादा जमीन पर सरकार के नियंत्रण का आदेश दिया था। दरअसल हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ ये फैसला सुनाया था, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर द्वारा अधिग्रहित 12.50 एकड़ जमीन के अतिरिक्त जमीन को राज्य में निहित करने के एडीएम वित्त के आदेश को सही करार दिया। विश्वविद्यालय निर्माण के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी और केवल 12.50 एकड़ जमीन ही ट्रस्ट के अधिकार में रहेगी। कोर्ट ने एसडीएम की रिपोर्ट में और एसडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि आजम खान वर्तमान में समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने इस सीट पर बीजेपी के आकाश सक्सेना को हराया और वो इसी वक्त आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी इस बार स्वार सीट से चुनाव जीते। आजम खान और उनके बेटे दोनों ही सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी रहे। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत को लेकर अब ओपी राजभर के बड़े बड़े दावे 10 मार्च को आए नतीजों में ध्वस्त हो गए। आखिर कहां गलती हो गई? जनता की बात समझ नहीं पाए या जनता को अपनी बात समझा नहीं पाए? आगे की क्या रणनीति होगी? इन सभी सवालों की तलाश में अब राजभर आज पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। दरअसल सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी की
विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और विधानसभा चुनाव के नतीजे की समीक्षा के लिए सुबसपा ने प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई। ओपी राजभर पदाधिकारियों के साथ इस बैठक में सीटवार समीक्षा करेंगे। लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय में हो रही इस बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। साथ ही पार्टी सूत्रों के मुताबिक 2022 के चुनाव की समीक्षा के साथ साथ 2024 को लेकर भी एक रणनीति तैयार की जाएगी। की पार्टी बनाने के लिए आज रविंद्रालय में बैठक हो रही है। उत्तर प्रदेश को हमने 4 भागों में बांट रखा है, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। अब हमारे अलग अलग संगठन होंगे, अलग अलग प्रदेशों के, जो 4 भागों में बांटा गया है। और नया 2 संगठन और जैसे बढ़ाने की तैयारी है। सभी पार्टियां पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाती हैं, तो हम भी उसके साथ साथ अति पिछड़ा और अति दलित मोर्चा बना करके हम चारों क्षेत्रों में पार्टी का संगठन खड़ा करें। और दिल्ली में हुई पत्थरबाजी पर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। यहाँ साक्षी महाराज ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि इसमें विपक्षी दलों का भी हाथ हो सकता है। राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम एकता पर नींबू निचोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी तक कश्मीर के लोगों को पत्थर फेंकते हुए देखा और अब रामनवमी के दिन पूरे देश में पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो वहीं साक्षी महाराज ने यह भी कहा कि मैं इसको पत्थर जिहाद का नाम दूंगा। साथ ही आपको बता दें कि इस बयानबाजी के बाद से ही अब सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान दिल्ली में हुई पत्थरबाजी पर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का हाल ही में दिया गया बयान। योजनाबद्ध तरीके से जुलूस निकल रहा है। पहले से पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, पहले से पेट्रोल बम बनाए गए हैं, पहले सारी की सारी व्यवस्था की गई है। तो जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, मुझे लगता है कि मोदी जी का महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके आधार पर झुग्गी झोपड़ी के इंसान से लेके क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब में एक सौहार्द का वातावरण सारे देश में प्रकट हुआ। और जिसका परिणाम था 5 प्रदेशों के चुनाव में 4 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार आई। जिहाद के तो वहीं फतेहपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर और 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि यहाँ पर फतेहपुर से मामला सामने आया है, जहां पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। इस दौरान 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग घायल, जबकि इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि दूसरे घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हदगांव थाना क्षेत्र के पलिया गांव के पास की एक घटना बताई जा रही है। पुलिस ने दरअसल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में ये सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक की उपचार के दौरान ही मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज अभी भी जारी है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की जा रही है। मथुरा के गोवर्धन तहसील के कस्बे अड़िंग में पिछले 4 दिनों से लापता मासूम का शव अजिंग किले के पास पुराने कुएं में तैरता हुआ मिला। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को 9 साल का यह मासूम नितिन अंबेडकर जयंती वाले दिन शोभा यात्रा देखने गया था और ये वहीं से लापता हो गया। इसके बाद परिजनों ने और ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से रोते बिलखते हुए कई बार गुहार लगाई और आज जाकर पता चला कि लापता बच्चे नितिन का शव अजिंग किले के पुराने कुएं में तैरता हुआ मिला है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कल जब देखा गया तो उस कुएं में कुछ नहीं था, मगर किसी ने रात को ही बच्चे को मारकर कुएं में डाल दिया।
बच्चे के परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है, जबकि सूचना मिलते ही गोवर्धन पुलिस क्षेत्राधिकारी गौरव कुमार त्रिपाठी और एसपी देहात श्रीश चंद्र मौके पर पहुंचे और शव को कुएं से निकलवाया गया। साथ ही आपको बता दें कि सड़क पर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को भी पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत किया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। यहाँ से गुम हुआ था अम्बेडकर जयंती वाले दिन, आज यहाँ पाया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कसबा से 14 तारीख को एक बच्चा गुम हुआ था। आज उसकी डेड बॉडी कुएं में पाई गई है। इस प्रकरण में पीएम के लिए बॉडी भेजी जा रही है। पीएम के पश्चात मृत्यु के कारणों का सही पता चलेगा और अगली विधि कार्य की जाएगी। सर, इस बॉडी पे कुछ चोट के निशान भी देखे जा रहे हैं? कुछ फफूंदों के निशान हैं। किन स्थितियों में आए हैं पीएम के बाद स्पष्ट होगा। तो वहीं अब खबर फतेहपुर के विकासखंड खजुआ मुख्यालय में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां पर सरकार की मंशा के अनुरूप अमृत महोत्सव के चलते फतेहपुर जिले के 13 ब्लॉक में एक के बाद एक स्वास्थ्य मेले का लगातार आयोजन किया जाएगा। तो वहीं इसके चलते पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खजुआ में मेले का आयोजन किया गया। मेले के आयोजन में स्वास्थ्य से संबंधित और बाल विकास, पुष्टाहार, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था जैसे स्टॉल लगाए गए। जहानाबाद के विधायक राजेंद्र पटेल ने मेले का उद्घाटन फीता काटकर किया। साथ ही आपको बता दें कि हॉस्पिटल परिसर में लगे लगभग 25 स्टॉलों का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद परिसर में बने मंच से व्यवस्थाओं और सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने को लेकर लोगों को संबोधित किया गया। इसी मेले में मेले का उद्घाटन 2 बार किया गया। पहली बार जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल ने फीता काटा और उसके कुछ ही देर बाद बिंदगी विधानसभा के अपना दल सहयोगी और पूर्व कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। देखिए, जैसे अभी बात हो रही थी काफी देर से, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत ये सभी ब्लॉकों पर, हमारे यहाँ 13 ब्लॉक हैं, सभी पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। जैसे आज 2 जगह पर था, खजुआ में और गोपालगंज में, और कल बिटौरा और विजयपुर में। इस तरह से 23 तारीख तक सभी ब्लॉकों में ये मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इन मेलों में स्वास्थ्य सेवाएं हम क्या दे रहे हैं, क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, और साथ के साथ अदर विभाग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे ICDS है, विकलांग कल्याण वाले हैं और खेलकूद वाले हैं। तो और विभागों के भी यहाँ पे स्टॉल लगे हुए, वो भी अपनी योजनाओं तो चल रहा है। ऐसे में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, आज यहाँ स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है, किस तरह से आप यहाँ के आए लोगों को आयुर्वेदिक के बारे में जानकारियाँ दे रहे हैं? स्वास्थ्य मेला एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम मैक्सिमम लोगों से इंटरेक्ट होंगे। तो हमारे यहाँ जैसे हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे यहाँ योग प्रशिक्षक है, जो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं, इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे लोग आए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के बारे में और योग के बारे में लोगों को बता सकें। आयुर्वेद का प्रयोजन ही है, आयुर्वेद बना ही इसीलिए है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी स्वास्थ्य को बनाए रखा जाए और जो रोगी है उसके रोग का निवारण किया जाए। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मातुरस्य विकार प्रशमनम च, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो इसीलिए योग और आयुर्वेद कि जब बीमार है तो हम उसको औषधि देंगे, और अगर बीमार नहीं है, स्वस्थ है, तो उसका स्वास्थ्य बना रहे, वो निरोगी रहे, उसके लिए हम योग को फॉलो करने के लिए कहेंगे कि अपनी दैनिक जो हमारी दिनचर्या है, ऋतुओं के अनुसार जो खान पान है, इन सबको फॉलो करें ताकि बीमारी। गर्भवती महिलाओं के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। गोद भराई के क्रम में उनको हरी सब्जियाँ, आयरन की गोली, और हमारे विभाग से जो राशन उपलब्ध है उसको किस तरह से, किस प्रकार की रेसिपी बना के खाएं, ज़्यादा खुराक नहीं खाएं, आयरन की गोली खाएं ताकि उनका बच्चा वो स्वस्थ हो। और अब खबर अमेठी के विकासखंड जगदीशपुर से है, जहां हाईकोर्ट की तरफ से एक मामला सामने आया है। यहां पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी राजस्व कर्मी पीड़ित के मकान को गिराने की धमकी दे रहे हैं। अब आपको बता दें कि भारत लाल की जमीन का केस हाईकोर्ट में चल रहा है, पर बावजूद इसके राजस्व विभाग के लोग पीड़ित को धमकी दे रहे हैं, जिसके चलते पीड़ित ने सीएम को शिकायती पत्र लिखा है और न्याय की गुहार लगाई गई। मैं चाय पानी की दुकान से अपने बच्चों को खिलाता हूँ, पढ़ाता लिखाता हूँ। 35 साल से मैं घर बना के यहाँ रह रहा हूँ। तहसीलदार रोज आके मुझे धमकाते हैं, भगाने के और बंद करने की धमकी देते हैं। उनको जेल भेजवा देंगे। लेखपाल आके रोज धमकाते हैं, हटाने की कोशिश, जेल भेजने की धमकी देते हैं।
मुख्यमंत्री से मेरा यही निवेदन है कि मुझे कमाने खिलाने दिया जाए, मेरे बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई करने कराने दिया। आपकी महान। और वहीं बरेली के थाना किला की पुलिस ने आईपीएल में इस सट्टे का बड़ा खुलासा किया। सट्टे की खाई बड़ी देखते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने लगभग 28.5 लाख रुपए, 23 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 2 लैपटॉप और 27 एटीएम कार्ड के साथ कई और भी चीजें बरामद की हैं। हम गहन छानबीन करेंगे, चूँकि मामला जो है ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से पूरे जो है एक अपना ये जैसे इनके द्वारा बताया गया कि ये कुछ यूजर आईडी और पासवर्ड करते थे और उसके हिसाब से बनाते थे। इनका जो क्या बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है, इस चीज़ों को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारी टीमें एक्सपर्ट लगी हुई हैं कि कहाँ से ये इनके पास इनपुट आता था और कहाँ ये इसको डिस्पर्स करते थे और जो पैसे का कहाँ लेन देन करते थे, किस तरीके से पैसे का ट्रांजैक्शन होता था, इसमें इस व्यक्ति की कितनी रोल है, बाकी जो लोग हैं इसके जो है अन्य जो लोग हैं जो ब्रांचेज हैं इसमें क्या क्या रोल है, सभी की गहन छान। सीतापुर में पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। साथ ही कार्यालय में स्थित शिकायत प्रकोष्ठ पर पहुंचकर आए हुए शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना गया। उससे संबंधित लोगों को भी दिशा निर्देश दिए गए और आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में एक तरफ डीएम बेटियों के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं और उसके जन्म से ही योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के अधीनस्थ अधिकारी उनके अरमानों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल डीएम कार्यालय पहुंचकर महिलाओं ने श्रम विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं का ये कहना है कि काम के बदले उनसे रिश्वत मांगी जा रही है और इसी से परेशान होकर महिलाएं गुहार लगाती नजर आ रही हैं। यही कि मैंने कार्यालय में, श्रम कार्यालय में, मतलब कि मैंने अपनी बड़ी लड़की मधु का फॉर्म भरा था। मैंने लौलेश पटेल के पास बोल रहा था कि ठीक है मैं फॉर्म भरवा दूँ आप ना अपने बच्ची का और मैं पैसे निकलवा दूंगा। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं भरवा दे रही हूँ फॉर्म, आप पैसे निकलवा देना। तो बोले 1000 रुपये मुझे चाहिए, तो मैंने 1000 रुपये भी दिए और फॉर्म भरवाने से पहले बोले कि मुझे 15,000 रुपये और भी चाहिए। निकलवाने के बाद मैंने कहा पहले निकलवा दो, फिर बाद में 15,000 मैं आपको दे दूंगी। बोले ठीक है। इसके बाद बोला कि ये दूसरी बच्ची हुई है, इसका भी फॉर्म भरवा दो, तो दोनों का पैसा मैं निकलवा के दे दूंगा आपको। मैंने इसका भी फॉर्म भरवा दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो शिकायत अभी दिखा रहे हैं हमने दिया है, इसको मैं अभी देख रहा हूँ और जिसके विरुद्ध शिकायत है उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें नाम एक कार है जो आउटसोर्सिंग पर है, तो उसकी सेवा समाप्ति के लिए लिखेंगे। इसके पूर्व में भी कई शिकायतों का आया, तो आपको आदेशित किया गया था, वो कार्रवाई अभी तक आपके द्वारा क्या की गई? नहीं, अगर कोई ये शिकायत रही होगी कि योजना का लाभ नहीं मिला है तो उसका तुरंत जो है जांच करा करके उसकी योजना का लाभ देने वाली कार्रवाई की गई। अगर किसी का रह गया होगा तो वो भी आएगा संज्ञान में। अगर ऐसा है कि भुगतान नहीं हुआ है या कोई जाँच में भुगतान करेंगे। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।